देखिए, हम लोग पिछले 2 क्लास में देखे थे। कल इसके बारे में थोड़ा बहुत बात भी हुआ था ना, बताए थे ना। देखिए, अब इतिहास को जो स्रोत होते हैं है कि नहीं, इतिहास को जानने का जो स्रोत है हमारे पास अलग अलग है। जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे लिटरेचर वगैरह से हम लोग हिस्ट्री को वहाँ से इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। देखिए, जितने सारे जो किताब वगैरह जो लिखा गया है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर जितने सारे जो पुराने पुराने सब जो किताब थे, जैसे रामचरण शर्मा का इतिहास आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। पढ़े हैं रामचरण शर्मा का, रोमिला थापड़ का, रोमिला थापड़ का, नहीं है ध्यान में। बहुत सारे, मतलब कई सारे और भी अंग्रेजों के भी कई सारे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी। अब इतिहास की किताब लिखने में क्या होता है कि उसकी जो जो बिना, मतलब कि बिना सत्यता का, बिना एविडेंस का आप कुछ भी अनाप शनाप तो नहीं लिख सकते हैं। आपके पास मतलब प्रूफ तो होना चाहिए लिखने के लिए। जस्ट हाँ, बिना साक्ष्य का, बिना एविडेंस का आप कुछ भी किसी के बारे में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि जो इतिहास हमारा जो लिखा गया है, अगर किसी को लगे कि इतिहास तो ऐसे ही यूं ही मतलब जैसे तैसे लिख दिया गया है, ऐसा बात नहीं है। इतिहास को लिखने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी गई, मतलब बरती गई थी, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कल के डेट में कोई सवाल अगर पूछे, ये चीजें जो आपने हमें बताया, इसका कोई एविडेंस है? जैसे अशोक के बारे में आप लोग बहुत कुछ सुनते हैं, कलिंगा युद्ध के बारे में जानते हैं, पर कलिंगा युद्ध के बारे में जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, हम यूं ही तो नहीं मान लेंगे। कल आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि जो इतिहास के जो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसी चीज को हम लोग जैसे कि अ, ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल, सबसे पहले क्या था? हाँ, क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद था आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद था ऐतिहासिक काल था। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं, क्योंकि उस जमाने में लोग लिखना पढ़ना कुछ नहीं जान रहे थे। लेकिन उसके बाद के टाइम में लोग थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखे। लेकिन वो जो सीखे वो हम नहीं सीख पाए। जो उनकी जो भाषा थी, जो उनका जो स्क्रिप्ट था, वो अभी तक हम लोग नहीं सीख पाए। हाँ, उसके बाद ऐतिहासिक काल से जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग समझ में आने लगा, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य भी थे और पुरातात्विक साक्ष्य तो हालांकि पहले के भी थे। ठीक है। अब इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत होना बहुत जरूरी है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो लिटरेसी की जो बात करते, जो ये जो, इसको बंद कीजिए, दरवाजा थोड़ा सटा दीजिए, तो इसी से सटा लीजिए ना, वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आपको। हो गया। देखिए, तो साहित्यिक स्रोत मतलब कि लिटरेरी सोर्सेस की बात अगर करें, और पुरातात्विक स्रोत, ये दो आधार पर इसको हम बांटे हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और राजवंशीय साहित्य। धार्मिक साहित्य, तो देखिए, धार्मिक साहित्य के माध्यम से हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, अलग अलग किताबों को हम लोग बांटे हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य में आप देख लीजिए, ब्राह्मण साहित्य का मतलब है कि जिनका निर्माण ब्राह्मणों ने किया। अब ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? अब उस समय तो जो चारों वर्ग है वो बांट दिया गया था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत है उस जमाने से थोड़ा थोड़ा करके हो गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वर्ण व्यवस्था है वो काम के आधार पर बांटा गया था, ना कि जन्म के आधार पर। आज के समय की बात क्या है? आज आपका मतलब किसी की भी जाति है, उसके जन्म के आधार पर डिसाइड होता है, ना कि उसके कर्म के आधार पर। यानी कि जन्मजात आपकी जाति या वर्ण आपका डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो पहले की दौरान की, अगर मतलब कि प्राचीन काल की हम बात करें, जिस समय की वेदों की रचना हो रही थी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। व्यक्ति का कर्म ही डिसाइड करेगा उसका वर्ण क्या होगा। इवन अब यहां तक समझिए कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण से होते थे। जैसे मान लीजिए किसी की माँ घर का साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, तो उस हिसाब से जो साफ सफाई का जो काम है वो कौन करेंगे? शूद्र करेंगे। पिताजी मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते हैं,
आस पड़ोस में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाए? ब्राह्मण हो गए। भाई बाजार जाता है, सामान, घर का सामान, मान लीजिए घर में जो भी अनाज वगैरह है वो खरीदने या बेचने के लिए जाता है, वहां यहाँ से लेके जाएगा और बाजार से सामान लेकर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। और एक भाई मान लीजिए दूसरा जो घर की रखवाली करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं? छत्री। छत्री का मतलब होता है जो आपको छत्र, जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छत्री कहते हैं। जो दूसरों को प्रोटेक्ट करता हो उसको हम छत्री कहते हैं। पर आजकल क्या लगता है, छत्री वो है जो मूंछ रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्री वो होते हैं जिनसे लोगों को सुरक्षा महसूस हो। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे उचक्के हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे खुद समाज असुरक्षित है, खुद को क्या कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। जिनसे समाज को भय हो वो अपने आप को क्षत्रिय कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्षत्रिय होने के लिए आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? जो प्रोटेक्शन दे सके, लोगों को सुरक्षित महसूस करवा सके, हम उसको क्षत्रिय कहेंगे। ना कि जो समाज के लिए ही असुरक्षा का कारण बना हुआ है, उसको हम क्षत्रिय नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मण जो लोगों को ज्ञान देता हो, ज्ञान मतलब जो सही ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान होगा, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। ना कि कुछ भी उटपटांग चीजें समझा दी है, अपने मन से कोरी कल्पना कुछ भी कहानी सुना दी, उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मण केवल वो नहीं है जो मंदिरों में पूजा पाठ करवाता है। पूजा पाठ तो करने का हक सभी को है उस काल के हिसाब से। बाद में चीजें धीरे धीरे खराब होती चली गई, मनुस्मृति की रचना की गई, मनुस्मृति के हिसाब से समाज हमारा खराब होते चला गया। तो क्षत्रिय का मतलब आप समझ ली, ब्राह्मण का मतलब आप समझ गए, वैश्य का मतलब जो व्यापार करता हो। देखिए अर्थव्यवस्था के लिए हर चीज जरूरी है, हर एक सेक्टर में बटा हुआ है ना काम। हमारा जो देश है, जो अर्थव्यवस्था जो चल रहा है, उसमें कुछ लोगों का प्रोफेशन क्या है? लोगों को नॉलेज देना, लोगों को जगाना, जागृत करना, नॉलेज देना। क्योंकि विदाउट नॉलेज आप किसी भी राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा वैश्य यानी कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो देश आपका चल नहीं पाएगा। छत्री के रूप में जो सुरक्षित, जो आपको देश की सुरक्षा करता हो, चाहे वो राज्य के अंदर जो पुलिस है, चाहे वो जो देश के स्तर पे जो बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं जो सेना है, तो दोनों ही छत्री कहलाएंगे। अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो बाकी देश के जितने भी किसान हैं या जितने भी साफ सफाई करने वाले हैं, अगर वर्ण के हिसाब से देखा जाएगा वो शूद्र कहलाएंगे। तो वर्ण में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था का इतना खराब तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया गया, इसके वजह से समाज में जातिगत विषमताएं ज्यादा बढ़ी, जो विषमताएं एक समय में नहीं थी। और आज विषमताएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को जाति सूचक नाम से पुकारा जाता है, बहुत ही वाहियात वाहियात वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि समाज हमारा बटा कैसे, और इतिहास को लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया। साहित्यिक स्रोत में भी ऐसा नहीं कि हर एक चीजों को ले लिया गया आंख मूंद के, ऐसा नहीं है। साहित्यिक स्रोत में हमारे पास आप देखिए कि जो धार्मिक है, ऊपर में आप जस्ट अभी देखे होंगे, एक धार्मिक साहित्य है ना। धार्मिक साहित्य मतलब कि जो धर्म की जो बातें हैं वो वहां से लिए हैं। हाँ, उसके अलावा एक साहित्य ऐसा जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, या कलहन की राजतरंगिणी है, ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखा जाए तो राजाओं का उस समय, जो राजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे, जो इतिहासकार रहते थे, वो राजाओं के बारे में लिखते थे। बहुत सारे किताब हैं, जैसे कुमार पालचरित है जो राजा जयसिंह के बारे में बताया गया उसमें। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो अलग अलग जो किताबें हैं उसमें राजाओं की जीवनी, साथ ही साथ जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य से भी बहुत सारी चीजों को लिया हमने, और धार्मिक साहित्य से भी कई सारी चीजों को लिखा, मिला के तब जाकर एक कंप्लीटली हमने हिस्ट्री को लिखने का प्रयास किया। एक मजेदार बात आपको बताते हैं, एक जमाने में जब इतिहास लिखी जाती थी तो उस समय इतिहास का मतलब होता था कि राजा और रानी का कहानी, राजा और उसके क्रम, उनके बाद राजा कौन बना, उनके बाद राजा कौन बना, उसके बाद राजा कौन बना। इतिहास का मतलब हम लोग ये समझते हैं। आमतौर पर आप किसी विद्यार्थी से पूछे कि इतिहास का मतलब आप क्या समझते हैं, वो कहेगा इतिहास मतलब जो, अब मिडेवल हिस्ट्री का अगर आप पूछ लीजिएगा,
मतलब अकबर का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, पूरा बाबर खानदान जानकारी। हाँ, अब राजाओं का नाम याद रखने हैं। इतिहास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजाओं का क्रम याद रखना है। आजकल के जो इतिहासकार हैं और पुराने इतिहासकार में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पुराने इतिहासकार राजाओं का जो कालक्रम होता था उसको महत्व देते थे, मतलब राजाओं को केंद्र में रखते हैं, यानी कि राज सत्ता को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखते थे। पर अभी का इतिहासकार वैसे नहीं लिखते हैं। अभी के इतिहासकार जो आम जनता है उसको भी इतिहास का एक पार्ट मानते हैं और उसको इतिहास के साथ मिला करके तब चलते हैं। मान लीजिए आप पढ़ेंगे मुगल, मुगल पढ़ेंगे कभी मुगल अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे आपको। मुगलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो मुगल कालीन पूरा समाज बताएंगे आपको कि मुगलों के, जो मुगल का जब साम्राज्य चल रहा था उस दौरान आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, उनका जीने का तरीका कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे। ये हर चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इतिहास का मतलब है कि हमको हर एक अलग अलग एक्सपेक्ट से सोचना पड़ेगा, तो हम उसको इतिहास कहेंगे। सिर्फ राजा रानी का कहानी अगर पढ़ना होता इतना ही पढ़ के काम चल गया होता, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जैसे ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या था अभी यहाँ पे। अब ब्राह्मण साहित्य जो उस दौरान जो ब्राह्मण कहलाए थे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति थी, अब वो उसमें वैदिक साहित्य था। वैदिक साहित्य में वेद में क्या क्या था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा उत्तर वैदिक साहित्य जो वैदिक काल के बाद में जो आया, उसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है? वैदिक कर्मकांड का एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा है। जितना कर्मकांड, आपका कर्मकांड समझते हैं ना? कर्मकांड का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता। कर्मकांड मतलब वो हर चीज जो आपको लगे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो तमाम तरह के लोग उपाय निकालते हैं, कि कोई धूप दीप अगरबत्ती, मंदिर में घंटा, कोई बलि प्रथा, अलग अलग तरीके से जो ईश्वरी सत्ता को हम खुश करने का जो प्रयास करते हैं, वो सभी कर्मकांड कहलाता है। आपको लगता है एक अलौकिक शक्ति है और उनको प्रसन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्या चीज? देखिए, अगर आप किसी लिटरेचर को पढ़कर आप कुछ सीखते हैं, उससे जो मोरल वैल्यूज अगर सीखते हैं, वो कर्मकांड नहीं कहलाएगा। लेकिन आप सीखने के बजाय आप अंधविश्वास में फंस गए। अब जैसे राम को पूजने से बेहतर होता है राम को समझना, राम के विचारों को अपनाना। राम के नाम पे रोड पे जाकर के चिल्लम चिल्ली करने से, जो है जय श्री राम के नारे लगाने से, आप राम भक्त नहीं कहलाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। हो सकता है लोगों को ये लगे कि मेरी आस्था को ठेस पहुंच गया। अरे आपका आस्था बहुत कमजोर है। बहुत ही कमजोर आधार पर आपका आस्था जब टिका हुआ रहेगा तो ठेस बराबर लगेगा। राम भी सोचते होंगे यार, हम ये समझाने का, मतलब तुलसीदास ये समझाने का लोगों को कोशिश किए कि आप राम के विचारों को आप समझिए। राम का जो त्याग है वो कितना बड़ा त्याग था। अभी के समय में उतना बड़ा सेक्रीफाइस करना लोगों के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं ना, वो भी गद्दी के लिए मरते हैं। वही सीट चाहिए उसको, और उस सीट के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस राज सत्ता के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया, उनके मन में जरा सा भी लालच नहीं था। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए कि राम के मन में सत्ता को पाने के जरा सा भी लालच नहीं है, लेकिन राम के नाम पे राजनीति करने वाले को सत्ता चाहिए, इसलिए वो राम का बार बार इस्तेमाल करेंगे। और हम में से अधिकांश लोग पढ़ाई लिखाई के स्तर पे बहुत नीचे होते हैं। आप कभी किसी नेता के बेटे को किसी जुलूस में जाकर के, चाहे वो अमित शाह का बेटा हो, चाहे वो किसी सिंधिया का बेटा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में कोई नेता हो, उसका पार्टी का कोई बेटा अगर हो, वो जाकर किसी जुलूस में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करता। नारा लगाने के लिए आम आदमी है, वो नारा लगाएगा, तो नारा लगाने में ही मजा आता है। फिर तभी तो कहते थे कार्ल मार्क्स, घर में एक ऐसा अफीम है ना, इसको एक बार अगर चख लेता है कोई आदमी तो जीवन भर उससे बाहर नहीं निकल पाता। वो नशा उसको बार बार चाहिए। कभी हम लोग जिक्र करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में भी, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़े हैं तो फिर समझ लीजिए इतिहास का एक चैप्टर आप छोड़ दिए, मेन चैप्टर आप छोड़ दिए। तो वैदिक साहित्य से हम इतिहास जो लिखे हैं, ऋग्वेद में हम बतलाएंगे आपको कि ऋग्वेद में किस भगवान की हम लोग बार बार आराधना करते हैं।
और जो वैदिक समाज था, वो वैदिक समाज हमारा आज से कैसे बेहतर था। वैदिक समाज एक ऐसा समाज था जहां कर्मकांड नहीं के बराबर था। आप सोच के देखिए कि महिलाओं की स्थिति अभी के हिसाब से कितनी अच्छी थी कि लड़कियों की शादी का एज 16 साल था। आज आज बाल विवाह का सोच लीजिए कि बहुत सारे इंडिया में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाल विवाह का केस मिल ही जाता है। गांव घर जाके देखिए वहाँ पे कम एज में, हाँ राजस्थान वगैरह का एरिया देखिए कितना पे कम एज में शादी हो जाती है। तो वैदिक साहित्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वैदिक साहित्य से क्या क्या लिया गया है। ठीक है। आरण्यक और जो हम जिसकी बात करते हैं और उपनिषद की जो बात हम कर रहे हैं, इसकी चर्चा आमतौर पे लोग कम करते हैं, क्योंकि अगर इनकी चर्चा की जाएगी तो ये जो हमारे जो मूर्ख बनाते फिरते हैं उनकी आस्था पर ठेस पहुंच जाएगा। उपनिषद में साफ साफ कहता है कि भैया आप आध्यात्मिक चिंतन करो। अपने आध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानो, खुद को जानो। और दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की बात कर रहे हैं, जरा बात कर लीजिए, इनको तो बुला लीजिए। हम्म हम्म आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। दर्शन, दर्शन समझते हैं क्या होता है? देखिए, दर्शन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जो आपको दिखता है, यानी आपका देखने का नजरिया। सिंपल भाषा में समझिए क्या मतलब हुआ, देखने का नजरिया। आपका देखने का नजरिया जैसा होगा आपका दर्शन वैसा होगा। महात्मा गांधी बहुत अच्छी बात एक कहते थे कि आप जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, जैसा सोचते हो, आप ऑटोमेटिक वैसा ही बनते चले जाते हो। जैसा आप सोचोगे आपके विचार ऑटोमेटिक वैसा होते चला जाएगा। आप वैसा ही सोचोगे जैसा आपको दिखेगा, जैसा आप सुनोगे। यानी आदमी का जो दर्शन है ना, कई जगह पे जो उसका दर्शन होता है वो वहां के माहौल के हिसाब से डिसाइड होता है। आप किस माहौल में पले बढ़े उसके हिसाब से आपके विचार निर्धारित होते हैं। अब कोई आदमी शहर में रहा है जहाँ पे जाति व्यवस्था वगैरह, वो धार्मिक कट्टरता वगैरह नहीं है, वो आदमी अगर गांव में आएगा, सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। गांव के तो ज्यादातर लोग सब, जाति उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आदमी शहर में रह रहा है वो शहरी जीवन जिया है, उसके लिए कोई मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है। उसको गांव में लाइफ सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों का फिलॉसफी अलग अलग है। कौन सा? अच्छा, सोच के देखिए। हम्म आपको हम कल एक मूवीज के बारे में डायलॉग बताए थे ना कि आइए। हाँ, आपको हम जो कल एक मूवीज बताए थी, जो पान सिंह तोमर था, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, पीहड़ में बागी मिलते हैं, अरे डकैत तो संसद में है। ये बात गलत नहीं है। अगर सांसद के लोग, मतलब जो सांसद वाले हमारे एमएलए, एमएलए जो यानी विधायक जो हैं, यानी हमारे जो संसद विधायक अगर अपना काम को अच्छे से करें, फिर तो समस्या ही नहीं होगा। आप लोग का ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी बस स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है। तो दर्शन का मतलब हम लोग बता रहे थे, दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया। आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, आपके विचार ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है। जैसे हम लोग फिलॉसफी में, जैसे कार्ल मार्क्स के जो फिलॉसफी थे, महात्मा गांधी के दर्शन है, और कई सारे जो, इतने सारे मतलब आपको फिलोसफर मिलेंगे जिसका कमी, आप एक दो सी बताएं आपको। सबका अपना अलग अलग फिलॉसफी है, यानी कि दुनिया देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। तुलसीदास के अपने फिलॉसफी थे, कबीर दास के अपने फिलॉसफी थे, अंबेडकर के अपने फिलॉसफी थे। वेस्टर्न कल्चर में जाइएगा तो, मतलब वेस्टर्न कंट्री में तो कई सारे फिलोसफर का अलग अलग मानना था। देखिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जा रहा है और कहीं पे मान लीजिए मीट का शॉप है, वहाँ पे चिकन कट रहा है। आप लोग भी जाते हैं मार्केट, चिकन मार्केट से होते हुए रोजाना, वो तो नॉर्मल बात है। आप जब देखते हैं, आपको चिकन जब कट रहा होता है, यानी जो छोटे छोटे लेग पीस और उसका अलग अलग जो हिस्सा, उसका जो टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, तो आपको देख करके मुंह में पानी आ रहा है।
यार आज तो मतलब कम से कम आधा केजी लेके चल जाएंगे, मतलब अपना मतलब जो रूम पार्टनर और आप हैं, 2 आदमी हैं रूम में, आधा किलो ले लेते हैं, रात का चलेगा बढ़िया से, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काम चलाते हैं। आपको देख करके मुंह में पानी आ रहा है। हो सकता है कि उसी जगह से उसी रास्ते से गुजरते हुए किसी आदमी को देख करके एकदम ऐसे करके एकदम जा रहा है, यार एकदम खून खराब है एकदम, उसको वायलेंस पसंद नहीं है और आपके लिए नॉर्मल बात है। एक ही चीज देखने का दो नजरिया है। छोटा बच्चा जब मंदिर में जाता है पूजा पाठ करने के लिए, आप सोचिए वो बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, उसका भी दर्शन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। बड़े आदमी आराम से ऐसे करके पूजा कर रहे हैं, छोटा बच्चा भी साइड में पूजा कर रहा है। आप पूजा करो, ध्यान से एकदम भगवान के एकदम विलीन हो गए, आप पूजा करते करते एकदम ध्यान मग्न हो गए। वो छोटा बच्चा देख रहा है ऐसे करके, वहां नजदीक में मिठाई दिख रहा है उसको, अब उसके मन में है कि जल्दी से लड्डू किसी तरह मिल जाए हमको। और आप अगर आप ज्यादा देर तक ऐसे किए हुए हो तो सकता है बीच में लेकर के वो खा भी लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना सोच ही नहीं रहा है। उसको मतलब है सिर्फ खाने से, उसको पता है इंसान है भूख लगेगा, जानवर है ना, जानवर को भूख लगता है, वो उतना अभी उसके दिमाग पे धर्म वगैरह का लेप नहीं लगा है, वो जाएगा सीधा खाने का प्रयास करेगा। वो उसका दर्शन है। तो दर्शन के अलग अलग आयाम है हम लोग, ठीक है। उपनिषद की जो बातें हैं उसमें कहते हैं कि लोगों को अपने आप के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्म मतलब होता है खुद को जानना, और दर्शन मतलब होता है अपने दर्शन को डेवलप कीजिए, अपने विचार को बेहतर बनाइए। और ऐसा करने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा बहुत। चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे बुद्ध और महावीर अपने समय में चिंतन इतना बेहतरीन तरीके से किए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए ऊपर से कोई स्पिरिचुअल पावर वगैरह कुछ नहीं आता है कि अचानक से एक दिन आपको पीपल के नीचे बैठे हुए थे, आपको अचानक से ज्ञान मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। सब सुनने में अच्छा लगता है कहानी, पर रियलिटी ये था कि बुद्ध और महावीर जब जंगल में घूम रहे थे तो उनका कई सारे लोगों से वाद विवाद होते रहा था। अलग अलग जब जब आपका किसी से डिबेट होता है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको नॉलेज होता है, फिर आपके विचार थोड़े बदलते हैं, सामने वाले विचार से आपका प्रभावित तो होता है, फिर आप और लोगों से, नए नए लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो बार बार जब आप विचार करेंगे, तो उस जमाने में इनके पास कोई वैसा नोट्स नहीं था, वो कोई यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे थे कि स्पेशली अलग अलग विषय का नोट्स बनाते। पुराने जमाने में क्या था, जो पढ़े, जो समझे, जो सोचे, वो आपके दिमाग में सेट है, और वही विचार को अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। लोग पहले याद ज्यादा रखते थे, आजकल क्या होता है, याद रखने का टेंशन नहीं है, सीधा पीडीएफ में है ना, या कॉपी में लिख कर रख दिया, नोट्स में है तो काम चला लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि रिकॉल करते तो याद ही नहीं आता है। पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब लोग याद ज्यादा रखते थे, लिखने का तो उस तरह का उपाय भी उतना नहीं था, था भी तो थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा। अब जिसके पास, अब उस समय ये बुर्ज का छाल, बुर्ज का पेड़ होता था, उस पे लिखा करते, ताड़ पत्र पे लिखते थे, ताम्र पत्र पे लिखा जाता था। सबके पास तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा ना, वो तो राजा लोगों के पास, जो कवि लोग था, वही लोग इतना व्यवस्था लगा के कोई इतिहास लिखने के लिए कर सकता है। उपनिषद एक बहुत ही शानदार चीज है। अगर आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो कर्म कांड से आपका मोह भंग हो जाएगा। और विवेकानंद जब शिकागो गए थे 1993 में, अमेरिका जब स्पीच देने के लिए गए थे वहां पे शिकागो में, इसी उपनिषद के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा किए थे वो। जो भारतीय दर्शन है वो मूलतः उपनिषद पर टिका हुआ है, और अगर कोई उपनिषद को नहीं जान रहा है और सिर्फ वो कर्मकांड को जान रहा है, इसका मतलब आपके पास दर्शन की जानकारी बेहद कम है। इसके अलावा पुराण, 18 पुराण है। उसके अलावा मनुस्मृति, जो पूरा समाज का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आज तक, इससे वाहियात कोई किताब नहीं हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि इस किताब में सिर्फ खराब चीजें ही है, कहते नहीं खराब से खराब किताब में भी कुछ ना कुछ चीजें काम का मिल ही जाता है। सामाजिक व्यवस्था का एक रूल, नियम बनाया था उस जमाने में, लेकिन जो नियम वगैरह महिलाओं के खिलाफ जो लिखा था, जो दलितों के जो खिलाफ था, वो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन लोग तो मानने के लिए तैयार है। आज भी घर में आप देखिए, कहा जाता है कि महिलाओं को सबसे अंत में खाना चाहिए पुरुषों के बाद। ये जो ज्ञान है वो कहाँ से मिला? ये जो रॉकेट साइंस है वो यहीं से आया हुआ है कि महिलाएं अंत में खाना खाएंगी, बेटा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, बेटी की तुलना में कम, मतलब बेटी को कम, बेटा को ज्यादा। अछूत, जो छूत अछूत का जो कंसेप्ट आया, ये सब यहीं का दिया हुआ है। ये जो कचरा है समाज में जो फैला हुआ है, जाति में जो विषमताएं इतनी ज्यादा है,
यहीं से फैला हुआ है मनुस्मृति। उसके अलावा जो महाकाव्य है जो बहुत ही शानदार है अपने आप में, अगर आप इसको ढंग से स्टडी करोगे आपको लगेगा चीजें बहुत कुछ सीखने लायक है। रामायण और महाभारत तो फिर वही हम आपको कहेंगे, ऐतिहासिक साक्ष्य अगर ढूंढने का कोशिश करेंगे तो शायद आज भी किसी के पास पक्का ये नहीं कह सकता है कि रामायण और महाभारत में जो कैरेक्टर है, राम और कृष्ण का जो कैरेक्टर जो निभाए हैं, उनका इस भी कौन सा था, ये घटनाएं कब घटी होंगी, मेरे पास तो नहीं है। हम तो बहुत सारी किताबों को हमने पढ़ा लेकिन हमें कहीं एविडेंस वैसा नहीं मिला। बाकी जो मठाधीश वाले लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, जिनका सारा दिन वही काम करना है, वो बता सकते हैं, हमें तो जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली अगर कोई पूछेगा कि राम का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, या त्रेता युग में, आप कहते हैं त्रेता युग, पर त्रेता युग का टाइम पीरियड कौन सा था, ये कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत मुश्किल बताना। आप कब बोलोगे त्रेता युग की, जो हम कहेंगे त्रेता युग है, तो कितने हजार साल पहले त्रेता युग का शुरुआत हुआ था, या द्वापर युग कब हुआ, ये जो 4 युगों का जो कंसेप्ट है ये कब शुरू हुआ, ये कैसे पता चलेगा। पक देखिए लिखा हुआ बहुत कुछ है सब जगह पे, गूगल पे खोजिएगा, विकिपीडिया पे ढूंढिएगा, या अलग अलग जगह पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो सारी बातें साक्ष्य प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी किताब ले लीजिए आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सरकार के अपने वेबसाइट पे नहीं है। जब सरकार खुद इस चीज के लिए डिनाई कर रही है तो आप कैसे कह सकते हैं। अभी राम सेतु के बारे में आया था, और इसी जो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारे पास इंडिया का, इन्होंने भी डिनाई किया। इस पे विवाद चल रहा था कि ये जो राम सेतु का निर्माण है वो कब हुआ था। कई आज से बहुत सारे लोग जानते हैं कि राम उस समय हनुमान जी बनवाए थे, लेकिन ये बातें भी सही साबित नहीं हुआ। अभी इस पे और भी शोध जारी है। फिल्म तो बना दिया वो अक्षय कुमार ने, फिल्म बनाने में क्या जाता है, लेकिन एविडेंस का मतलब होता है पक्का प्रूफ। बाकी चीजों का प्रूफ है तो उस चीज का भी प्रूफ मिलेगा आने वाले समय, अगर मिल जाता है तो मान लेंगे, जब तक नहीं मिला है तो हम जो हमारे पास अवेलेबल जितना साक्ष्य उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज को गलत या सही नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे पास जितनी जानकारी है हम आपको उतना बता रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऊपर हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हम्म उस जमाने का जो सबसे महान साहित्य जिसको कहा जाएगा वो था जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो पहले क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, बुद्ध को तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं, और जैन यानी महावीर, दोनों में से बड़े कौन थे। कई बार तो यही समस्या हो जाता है, ये बड़े थे और ये भाई साहब बाद में आए थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बुद्ध और महावीर जो है एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही टाइम पीरियड में थे। लेकिन सवाल ये होता है कि इन दोनों का उस दौरान जो जिस जिस काल की हम बात कर रहे हैं, महावीर और बौद्ध की बात कर रहे हैं, ये जो अलग धर्म का जो स्थापना हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या जरूरत पड़ा था ऐसा, एक नया धर्म बन गया। आप लोग सोच पा रहे हैं, मोह माया से दूर होने के लिए हो पा रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाए हैं। किसका दर्शन हो जाए, अच्छा नजरिया, नहीं देखिए बताते हैं। जो धर्म, नया धर्म बनाने का जो वजह था वो इनकी मजबूरी थी दोनों की। उस समय जो हमारा जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म जिसको आप कहते हैं, उसमें इतनी ज्यादा कट्टरता आ चुकी थी, इतना ज्यादा भेदभाव हो चुका था, तो ये लोग भी परेशान थे। जबकि दोनों हिंदू थे, दोनों क्षत्रिय थे, कोई राजा फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसको क्या दिक्कत था, बढ़िया से लाइफ चल रहा था। लेकिन उनको लगा ये चीजें बहुत गड़बड़ चल रहा है। कह सकते हैं काफी हद तक जो मतलब कि जो जैन धर्म है और हिंदू धर्म का जो स्थापना हुआ है, ये सॉरी बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही था। वो उसके खिलाफ था, एक समानांतर धर्म, लोगों को एक विकल्प दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि अपने धर्म में आप ठीक नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आइए आपको एक रास्ता बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी।
कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ये जो दोनों धर्म है, जैन और जो बुद्ध की बात करें, दोनों ही नास्तिक धर्म है, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। मूर्ति पूजा में कोई यकीन नहीं करता है। आत्मा वाले मामले में है कि कोई मानते कोई नहीं मानते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो दोनों ही कहलाएंगे नास्तिक। नास्तिक थे दोनों। नास्तिक मतलब समझ रहे हैं ना, किसको कहते हैं नास्तिक? आपके हिसाब से नास्तिक कौन कहलाएगा? सिर्फ ईश्वर पे? देखिए, नास्तिक आप उसको कहते हैं। चल क्यों नहीं रहा है भाई ठीक से, दिक्कत क्या हो रहा है इसमें? हम्म। हाँ, उंगली से हो रहा है, पेन से नहीं हो रहा है? अरे यार ये लफड़ा है। लीजिए अब। लगता है टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे हमको फ्रेंडली होना पड़ेगा, अभी समझ नहीं पा रहे अच्छे से। देखिए, नास्तिक हम उसको कहते हैं जो किसी ईश्वरी सत्ता को नहीं मानता, जो किसी ईश्वरी सत्ता को नहीं मानता है, जो कोई जैसे पूजा पूजा पाठ वगैरह जो आप समझते हैं, उन सारी चीजों से भी वो दूर रहता है। जो कोई मान के चलिए, जो पवित्र स्थल जिसको आप कहते हैं पवित्र स्थल, किसी पवित्र स्थल में कोई आस्था नहीं रखता है वो। ना ही कोई पवित्र स्थल और ना ही कोई पवित्र ग्रंथ। जिनका इन तीनों में से किसी से वास्ता ना हो, उसको विशुद्ध रूप से नास्तिक बोलेंगे। ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र स्थल, पवित्र स्थल में तो जैसे हिंदुओं का पवित्र स्थल बहुत सारे जगह पे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मंदिर है, जैसे अभी पवित्र स्थल के रूप में जैसे लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं ना, वैष्णो मंदिर लोग जाते हैं, बहुत सारे, पूरा भारत तो मंदिरों से भरा पड़ा जगह है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मक्का मदीना जाएंगे। जैन धर्म लोगों का अपना 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 जगह है। उनका कोई भी किसी भी पवित्र स्थल से कोई वास्ता नहीं होता है। ना वो किसी पवित्र ग्रंथ को मानते हैं, गीता कुरान बाइबल वगैरह किसी में यकीन नहीं करता है। और ना ही वो किसी मध्यस्थ की बात को मानता है। जब इतना नहीं है मानेगा, जो मीडिएटर है, यानी कि उनका पंडित हो, मौलवी हो, चाहे को वो फादर जो होते हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो आम जिंदगी जी रहा है, मस्त चिल होकर लाइफ जी रहा है। इन सारी चीजों में दिमाग नहीं लगाता है। अब ईश्वर है कि नहीं है, इस चक्कर में वो बैठ करके 108 मूर्ति फेर नहीं रहा है। आप एक चीज बड़ा गौर की ध्यान दीजिएगा, जब आदमी माला फेरता है तो उसका कंसंट्रेशन भंग होने लगता है कभी कभी। लेकिन नोट गिनने वक्त कितना ज्यादा एकाग्रता से नोट आदमी गिनता है। तो पैसा गिनने में आपका कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त है, एकाग्रता सॉलिड है। लेकिन माला फेरते वक्त यही आदमी का नियत है। जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वहां आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगा। जिस चीज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां आपका एकदम चिल होकर लाइफ जिएंगे। ठीक है। तो उसके अलावा जो जैन, जैसे कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बोलते हैं इसको। त्रिपिटक मतलब किताबों का समूह है ये। इसमें आपका हो जाएगा आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक हो जाएगा आपका अभिधम पिटक। ये तीनों किताबों के जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, या आपको हिंदू धर्म से, या इनमें से कोई नहीं? तो त्रिपिटक किताब है जिनका संबंध किससे है? बौद्ध साहित्य से है। उसी प्रकार से दीपवंश और महावंश, ये सब किताब का नाम है। इन सभी चीजों का संबंध किससे है? बौद्ध साहित्य से है। जबकि अगर हम बात करें जैन साहित्य की बात अगर हम करें, जैन साहित्य में आपका, देखिए अभी इस बार कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ अभी हुआ। जैन साहित्य में जो आपका
क्या हो रहा है भाई? जैन साहित्य में आपका क्या क्या आ जाएगा? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित और महावीर चरित। चारों का याद रखिएगा, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु और महावीर चरित। ये सब जैन साहित्य के बारे में बतलाता है। और सभी किताबों को स्टडी करने के बाद ही पता चला कि जैनों का जो अपना विश्वास था वो किस चीज पे टिका हुआ था। पूरा जैन धर्म का जो पूरा जो आप बायोग्राफी है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब बौद्ध धर्म का तो समझ ही रहे हैं यहाँ से। चलो इसके अलावा देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नोट लिखा है कि हम वेदों में राजनीतिक इतिहास का कोई खास चिन्ह नहीं ढूंढ सकते हैं, हाँ, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय झलक मिलती है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर वेदों में कोई राजनीतिक इतिहास कहाँ मिलेगा आपको? वेदों में किसी राजा का चर्चा ही नहीं है। वेदों में किसी राजा का तो चर्चा है नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस काल का जो कल्चर था और जो सभ्यता था उस जमाने का, संस्कृति और सभ्यता, उसके बारे में जानकारी जरूर मिलती है। अब आप कहेंगे संस्कृति और सभ्यता में फर्क क्या है? बता सकते हैं कोई? सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क फर्क है इसमें? एक सिविलाइजेशन को आप कह सकते हैं, सिविलाइज्ड बोलते हैं इसको। सभ्य मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड बोलते हैं इसको। और इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर। कल्चर, देखिए कल्चर का मतलब होता है, और सिविलाइज का जो मतलब होता है, जिसको सभ्यता कहते हैं, कल्चर अंदरूनी पार्ट है जो दिखता नहीं है। जैसे आपका खान पान, रहन सहन, आपका बोलने चालने का जो तरीका है, आपका जो जीने का तरीका है, वो दिखता नहीं है। लेकिन देखिए, ये जैसे कपड़ा, आप समझिए, जैसे एग्जांपल समझिए, कपड़ा है ना, ये कपड़ा आपको दिखता है, तो कपड़ा आपका हो गया सभ्यता। जबकि कपड़ा पहनने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाएगा? कल्चर। अलग अलग आदमी का कपड़ा पहनने का अलग अलग तरीका है। कोई आदमी इसी टी शर्ट को पैंट के अंदर करके पहनेगा, कोई आदमी कैसे पहनेगा? हाँ, फटा हुआ पहनेगा। इसी को फाड़ के पहनेंगे? नहीं, मान लीजिए इसी को पहनना हो, है? मान लीजिए कोई आदमी ऐसे करके पहन रहा है, कोई आदमी ऐसे करके कॉलर ऐसे करके एकदम बॉडी शॉडी दिखा रहा है। सबका अपना अपना तरीका है पहनने का कपड़ा। और कोई आदमी ऐसे पहनेगा, लगेगा आपको जिंदगी में पहली बार ये टी शर्ट पहना है, या इसको आदत नहीं है पहनने का, ये चल रहा है तो लग रहा है जैसे क्या कि तंबू जो है पहना गया है, उसको टंगा हुआ महसूस हो रहा है। हर आदमी का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभ्यता एक ऐसी वस्तु है जो भौतिक वस्तु है। आप कह सकते हैं कि सभ्यता एक क्या है? भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु है। जबकि ये जो है, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये अंदरूनी वस्तु आप कह सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी आदमी का जो बोली है, जैसे अलग अलग जगह, राजस्थान जाइए, वहां का जो टोन है ना बोलने का, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। आपको लगेगा यार समझा भी रहा है ना प्यार से, तो लगेगा जैसे डांट रहा है। और वही बिहार में आप चले जाइए, आप उधर मधुबनी और सीतामढ़ी के साइड में लोग झगड़ा भी करते हैं ना आपस में। और उधर हरियाणा वाले अगर पहुंच जाए, उनको लगे झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो आराम से बात करें। इतना आराम से तो कभी हम लोग प्यार से बात नहीं करते हैं। हाँ, आपके रूम पार्टनर है मधुबनी वाले? अच्छा, मतलब कुछ भी बड़ा अच्छा से बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। कल्चर देखिए, वहाँ का कल्चर है कि वो सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं। और उधर का आदत है कि वहाँ की लेडीज भी है ना, यहाँ के चिल्ला देगी ना, तो यहाँ के जेंट्स अंदर घुस जाएंगे। इतना कड़क बोलती है वहाँ के, राजस्थान और हरियाणा सबके। हरियाणा खास करके चले जाइएगा, जो जाटों का जो ग्रुप है वहाँ पे, बहुत। हम लोग दिल्ली में जब रहते थे तो वहाँ पे तो हम देखते थे जो गोबर वगैरह वहाँ पे उपला वगैरह जो ठोकते रहती थी, वहाँ की जो लेडीज होती थी ना, वो भी देखते थे शर्ट में घूम रही है। शर्ट और साड़ी, अच्छा भी शर्ट और ये सूट नहीं होता है, नीचे वाला जो होता है, वही वही उसका ड्रेस कोड है। इतना भारी भारी जो है सामान जो है सर पे लेके घूम रही है, हट्टी कट्टी है। और हमारे यहाँ की महिलाएं, बिहार की, ऐसे मिलेगी आपको।
पतली दुबली, शरीर में जान नहीं है, कुपोषण की समस्या अलग है। फास्टिंग भी तो बहुत करना है ना, सप्ताह में 4 दिन उसको फास्टिंग करना है, क्योंकि इससे बताया गया है कि इससे कुछ और प्राप्ति हो जाएगा अच्छे से, पति की प्राप्ति। पढ़ाई लिखाई से देखिए बिहार का जो कल्चर अच्छा तो है, पर खामी यही है कि थोड़ा सा एजुकेशन वाला मामला फंस जाता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और निचले स्तर पे भी लोग काम कर रहे हैं, जितने सारे अधिकारी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं एजुकेशन को थोड़ा थोड़ा बेहतर, क्या हो भी रहा है, एजुकेशन पहले से काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, देखिए जरा सा, उसके अलावा देखिए जैन और बौद्ध साहित्य की जो उस जमाने की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत। अभी शायद लिखा हुआ मिल जाए तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, या प्राकृत में कोई बोल देगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। उस जमाने में जो प्राकृत भाषा था और एक भाषा चलता था पाली। पाली जो होता था, देखिए प्राकृत और पाली यही दो भाषा था जो जैन और बौद्ध का जो साहित्य लिखा गया, और ये दोनों ही भाषा आम लोगों की भाषा थी। आज पूरा तिरंगा ही बन रहा है, लिख रहे हैं शुरुआत किसी और से हो रहा है, लिख रहे हैं किसी और से। ठीक है, लगता है इसको भी ग्रीन कर दें तो शायद बात बन सकता है। नहीं, ये कलर है ना। हम्म, आम लोगों की भाषा थी प्राकृत और पाली। देखिए कितनी मजेदार बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो संरक्षक थे उनको पता था कि आम लोगों को समझाना है, और आम लोगों को समझाने के लिए वैसी भाषा का प्रयोग करो जो वो समझ सकते हैं। उन्होंने कोई संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो आम लोग जो जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में ज्ञान देने का प्रयास किया। और यही वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में तेजी से फला फूला। और सिर्फ यही नहीं, पूरा विश्व में जो है, खास करके बौद्ध धर्म तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। जैन धर्म तो हमारे इंडिया में ही रह गया, उसके रीजन बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा अहिंसा मुश्किल था कि आप मतलब आप खुले में सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, उसमें भी आपको कपड़ा ढकना पड़ेगा, आप खेती नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म जो है बीच का रास्ता अपनाता है, मध्यम मार्ग। और ये मध्यम मार्ग आपको बार बार हम समझाएंगे कि मध्यम मार्ग होता क्या है, पढ़ेंगे डिटेल में, तो सब पढ़ना है ही। उसके अलावा पुराण, पुराणों में बताया था आपको 18 पुराण है, लेकिन उन 18 पुराणों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं, ये जो शाखा आप देख रहे हैं, ये 5 शाखा और प्लस 1 शाखा, कितना हो गया? टोटल 6 शाखा हो गया। और उस 6 शाखा में क्या बतलाया गया? उनमें कई सारे तीर्थ और उनके महामात्य के बारे में जानकारी बताया गया, जो हमारे ऋषिगण थे उनके बारे में जानकारी मिला गया। अब इनको अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। एक चैप्टर कहते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, है ना, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, है ना, ये 5 भाग में बांटा गया। सर्ग में क्या बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब देखिए फिर वही बात है कि पुराणों के हिसाब से सृष्टि का निर्माण अलग तरीके से हुआ है, वही जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना अलग है। ये तो कहते हैं भाई कि मनु का हम लोग संतान है, मनु ही पहला पुरुष था जिसके संतान पूरे दुनिया में जो है, वहीं से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। बाइबल में अलग ही ईडम और ईव का कहानी है, जो वो जो फल जो चखी थी वो ईव, तो उसको क्या दंड मिला था कि तुमको अब इंसानों के रूप में नीचे रहना पड़ेगा, और वहीं से दुनिया जो है बढ़ा। अलग अलग धार्मिक किताब जो अलग अलग कहानी कहता है, पर जो हमारा जो डार्विन का सिद्धांत है वो अलग कहता है। वो तो कहता है कि पूरा दुनिया अमीबा से बढ़ा है, हम सभी का पूर्वज कौन है? अमीबा, हम सभी अमीबा के ही वंशज हैं। इसलिए जो लोग हीरो बनते हैं ना कि मेरा गोत्र ये है, कोई कहता है मेरा वत्स है, कोई कहता है मेरा गौतम है, और भी तो कई सारे गोत्र होते हैं ना, कश्यप होते हैं, भार्गव होता है, अलग अलग गोत्र होता है। गोत्र का मतलब होता है आपका जो पूर्वज है, जो ऋषि मुनि थे उनके नाम से गोत्र पड़ता है। लेकिन उनसे पीछे भी जरा सा जाओ तो पता चलेगा कि सबका माई बाप कौन है? अमीबा। तब तो उस हिसाब से सबका गोत्र क्या हुआ? सेम हुआ। सभी प्राणी जगत से लेकर के हर एक चीज, जितने भी प्राणी जगत है, सबका गोत्र सेम होगा फिर। और वास्तव में विज्ञान इस चीज को साबित भी करता है। जब आप डीएनए वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, अनुवांशिकी वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं साइंस में, आप देखते होंगे ना कि हम लोगों का जो डीएनए क्लोन काफी हद तक एक दूसरे से क्लोज है।
बंदरों से काफी क्लोज है, चूहों से काफी क्लोज है। ये क्लोज क्यों है? क्योंकि हम कभी ना कभी हमारा जो पास्ट है, हम दोनों का जो जनरेशन है, कोई उसका एक पूर्वज रहा होगा, इसीलिए इस दोनों का डीएनए काफी हद तक मिलता है। इवन यहाँ भी भाई भाई में भी अगर दोनों का डीएनए है वो 99.999% सेम होगा, लेकिन 0.001% का भी डिफरेंस जरूर होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी वाले फैक्ट को भी साथ में रखिए कि डार्विन क्या कहा करते थे, उस हिसाब से देखा जाएगा तो इनकी बातें काफी हद तक हवा हवाई नजर आती है। प्रतिसर्ग में बताया गया कि सृष्टि का जो प्रत्यावर्तन है, यानी जो परिवर्तन दिख रहा है, जो विकास हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। फिर वही बात है कि विज्ञान का अलग तरीके से कहना है कि धीरे धीरे करके जो वायुमंडल बना, उसका वायुमंडल बनने का प्रक्रिया अलग बताया गया, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बतलाया गया, और इनका अलग तरीके से बतलाया गया। समय की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है, ये बात मनवंतर में बतलाया गया। उसके अलावा वंश में राजाओं और ऋषियों का जो वंशावली का जो विवरण है वो बताया गया, कहाँ पे? वंश में। उसके अलावा वंशानुचरित तो कुछ चुने हुए पात्रों की कहानी जो है जीवनी है। दुनिया भर के राम शिव के बारे में जानते हैं, भगवत गीता पूरा लिखा गया। पुराणों में तो आपको पूरा शिव का पूरा शिव पुराण आपको अलग मिलेगा, आपको विष्णु पुराण अलग है ना, मत्स्य पुराण है जो आपके घर में जो कर्म कांड वगैरह जो होता है, जो स्वर्ग स्वर्ग जो पहुंचाते हैं हम लोग, वही मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया कि आपका पिछले जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में आप जो बने हो वो पिछले जन्म के वजह से बने हो, और अगले जन्म में क्या बनोगे वो भी बता दिया है, ये गरुड़ पुराण में कहता है। देखो ये बातें वैज्ञानिक को तो समझ में नहीं आता है, और हमें भी उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहेंगे इतिहास को समझने के लिए आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उस जमाने में पुराण अगर लिखा गया था तो पुराण के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज जा रहा है, एक अलग तरह का ढांचा रचने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। और पुराणों में कुछ चीजें अच्छी भी है, सीखने लायक भी चीजें, ठीक है। उसके अलावा जरा सब ये वाला समझिएगा, आधुनिक इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित अधिकतम राजवंशों को नकार दिया है। जो आपको बात बहुत पहले से कह रहे थे कि जितने सारे राजवंशों का जो चर्चा है, जो हमारे पुराणों में जिस राजा के बारे में कहा गया है, अब जैसे राजा दशरथ, उनके पुत्र राम, फिर उनका अगला जनरेशन जो आया होगा, राजा दशरथ भी किसी के वंशज थे। इन सभी का जो हैरार्की था उनका दरअसल कोई क्रम नहीं मिला, कोई डेट नहीं मिला। इस वजह से इन सभी राजवंशों का जो इतिहास है, जो वर्णन अधिकतर उसको नकार दिया गया। और क्योंकि ऐसे साहित्य में घटनाओं और राजाओं को कोई निश्चित तिथि नहीं है, डेट नहीं है, नहीं थी, तथा महावीर और बुद्ध को ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना है। ध्यान रखिए, महावीर और बुद्ध को कोई काल्पनिक पात्र नहीं बताया, ये बताया गया कि ये क्या है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, क्योंकि इतिहास में इनका एग्जिस्टेंस है। इसलिए आप इनका तुलना राम और कृष्ण से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। अरे मंदिर वंदिर तो बहुत बाद में बनवाए ना हम लोग, ये तो चोल चेर पांडे के टाइम में मंदिर बहुत सारा बना था हमारा। और कई सारे मंदिर, हालांकि हड़प्पा काल के मंदिर तो नहीं था उस जमाने में, जैसे शिवलिंग का जो हमारे पास जो साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा काल के मिले थे। पर हड़प्पा काल में उसकी पूजा होती थी कि नहीं होती थी, और किस रूप में होती थी, और किस नाम से जाना जाता था, वो तो अभी तक नहीं पता है। और शायद तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम लोग हड़प्पा काल के मतलब इतिहास को हम लोग, मतलब उसकी जो लिपि है उसको समझ ना ले, ठीक है। इसलिए पौराणिक राजवंशों के केवल उन भागों को ही स्वीकार किया गया है जिनकी पुष्टि बौद्ध तथा जैन साहित्य द्वारा होती है। तो जो पौराणिक जो भी पुराना किताब है उसमें ज्यादातर उन्हीं के बारे में लिया गया है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को हम लोग ज्यादा एविडेंस के रूप में माने, बनस्पत की पुराणों को इतिहास में जगह तो दिए हैं, पर उससे कुछ तथ्यात्मक यानी कि जो फैक्ट वाला जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलता है। बात समझ में आया? समझ में आ भी रहा है कि सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं? इतिहास थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं तो लग रहा होगा ये कैसे क्या क्या पढ़ रहे हैं ना। थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग देख रहे हैं, भी शुरुआत है, तो फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, फैक्ट वगैरह भी देखेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। अब देखिए, जो आपको हम बार बार कह रहे थे, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आता है।
इसमें 15 चैप्टर है। उसमें क्या बताया जाता है, उस जमाने का राज व्यवस्था, यानी एक राजा को अपना पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राज व्यवस्था किस प्रकार से रखना चाहिए और एक राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, राज्य को चलाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया। काश ये वाला चीज जो है ना, हमारी वर्तमान सरकार थोड़ी पढ़ी होती ढंग से कम कौटिल्य को ही समझे होते, तो शायद हमारी इकोनॉमी अभी काफी अच्छी हुई होती। कहते तो हैं हम लोग कि 5वें नंबर पे चले गए हैं, लेकिन 5वें नंबर जाने से भी क्या फायदा है जब हम लोग भुखमरी में इतने पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम में इतने पीछे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों का इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है और लोगों का इनकम 10 का 10 बना हुआ है, उससे घट ही गया है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सोच के देखिए, जब एक तरफ हम कहते हैं बहुत अमीर होते जा रहे हैं और दूसरे तरफ हम लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार है, तो क्या फायदा ऐसा तरक्की करने का। मान लीजिए आपके घर में, आपके घर के सामने में मर्सिडीज है, आपके घर के सामने ऑडी है, घर एकदम जबरदस्त है, लेकिन आपके घर के जो अंदर लोग हैं वो भूखे सोए हुए हैं, तो क्या फायदा है दिखावा करने का। इसका मतलब है कि रिसोर्स का सही रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये जो गैप है, जो इकोनॉमिकल गैप कहते हैं, वो काफी ज्यादा है और इसी को हम कम कर सकते हैं अपने अच्छे पॉलिसी ला करके, ताकि वो मतलब पॉलिसी जब तक आप ढंग का नहीं लाओगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक अच्छे तरीके से नहीं होगा, वो गैप तो कम होने वाला नहीं है। समाज के विभिन्न विषय को इसमें बतलाया गया, यानी कि देखिए इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स है, इसमें कौटिल्य का जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जबरदस्त किताब लिखा गया है। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है, उसको कहते हैं कूटनीति। ये शब्द जानते हैं, कूटनीति क्या होता है? कूटनीति किसको कहते हैं? कूटनीति बताइए। लिखने उखने का है स्पेस इसमें क्या? अलग से जोड़ सकते हैं, अटैच नहीं है? हाँ, लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, थोड़े रहने दीजिए, इसी में काम चला लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है कूटनीति, ये दो शब्द से बना है। एक शब्द है हमारा कूट और एक होता है नीति। कौटिल्य अपने इतिहास में ना कूटनीति के बारे में बहुत बताएं। कूट को अंग्रेजी में कहते हैं इनक्रिप्टेड, और नीति का मतलब होता है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पॉलिसी। एक ऐसा पॉलिसी जो इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब होता है कि सिर्फ आप पढ़ पा रहे हैं, सामने वाला नहीं पढ़ पा रहा है, जिसको सिर्फ आप जानते हैं, सामने वाला नहीं जान रहा है। एक राजा को राज्य चलाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध रखना है, जो हमारे शत्रु हैं उनके साथ कैसा संबंध रखना है, जो हमारे सलाहकार हैं, जो राज्य दरबार में काम करते हैं, उनके साथ हमको कैसा संबंध रखना है, जो हमारे सामंत हैं, जो सेना की व्यवस्था करता है, उनके साथ हम कैसा कूटनीति करेंगे। देखिए एक राजा को बहुत संभल कर रहना चाहिए और अपने बारे में हर एक भेद किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कल के डेट में सत्ता मतलब राजा के जो राज्य के लोग हैं अगर वो विद्रोह कर दिए तो आपका सत्ता कभी भी जा सकता है। तो आपको पावर को भी रखना है और थोड़ा उदारता भी दिखाना है। आपको जनता को दिखाना है कि हम बहुत उदार हैं, लेकिन पावर को हाथ में रखते हुए। हम्म, सबसे अच्छा तरीका था। आप सोचे नहीं, साम्राज्य विस्तार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? शादी कर लो पड़ोसी से। इसलिए एक सिस्टम क्या चला कि सेम गोत्र में शादी नहीं होगा। देखिए जितना भी सिस्टम चला है ना, उस सिस्टम चलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा है राजसत्ता। पॉलिटिक्स हर चीज डिसाइड करता है। आपके घर में शादियां किस प्रकार से होगी वो भी पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। राजनीति, एक कुल में यानी कि एक समान जाति में, मतलब समान जाति और समान गोत्र में शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अगर एक जाति में या एक ही गोत्र में होता, जैसे पुराने समाज में क्या होता था, छोटे छोटे कबीला के रूप में बटे हुए थे। अब एक ही कबीला में लोग अगर शादी करेंगे, दूसरे कबीला के लोग साथ संबंध ही नहीं बनाएंगे, तो पड़ोसियों के साथ हम संबंध बना पाएंगे? साम्राज्य विस्तार कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब पड़ोसियों के साथ हमारे वैवाहिक संबंध हो गए, थोड़ा सा रिश्ता कैसा हो गया? मधुर हो गया। युद्ध करने की क्या जरूरत है? जब दिमाग से चीजें लड़ी जा सकती है। हाँ, देखिए अलग अलग कम्युनिटी का अपना अलग अलग तरीका है, वो एक ही कम्युनिटी में करता है, वो भी अपने आप में अच्छे हैं। अब हिंदू धर्म की बात अगर आप करते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं सेम, जैसे चचेरा मोसेरा फुफेरा में नहीं होता है, गलत माना जाता है। पर साउथ इंडिया में होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है, क्योंकि वो मानता ही नहीं। देखिए आप मानते हो कि वो मेरी बहन है, तो आपको बुरा लगता है, नहीं ठीक बात नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। जब वो मानता ही नहीं है, फिर वो गलत क्या है? देखिए सही और गलत यानी कि नैतिकता, कोई भी चीज नैतिक है या अनैतिक है, वो आपके मानने ना मानने पर डिपेंड करता है। वो समाज नहीं मानता है तो ठीक है, अगर वो मानता तो गलत हो जाता चीजें। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, किसी का कल्चर के हिसाब से, किसी के खान पान के हिसाब से आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। हर एक कल्चर का अपना खूबसूरती है, अपनी अलग बातें हैं। अब देखिए कौटिल्य के बारे में बहुत सारी बातें हुई और आने वाले समय में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे भी। और कूटनीति का मतलब बता भी दिया आपको। कूटनीति मतलब क्या होता है? एक ऐसा नीति जिसको सिर्फ आप जान रहे, सामने वाला नहीं समझ पाया। कौटिल्य कहते थे कि पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा संबंध रखो, क्योंकि दोस्त आप बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशन जब आप बीपीएससी में पढ़ोगे, उसमें यही चीज समझाया जाता है। पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता है, दोस्त का क्या है, जब चाहे तब बदल सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी अगर आपसे नाराज है ना, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अपने जो घर की बातें हैं वो पड़ोसियों से कभी भी शेयर, दुख तो कम से कम जरूर शेयर नहीं करना चाहिए। जो आपके साथ दुख है, तकलीफ है, वो अपने पास ही रखिए। मन्नू भंडारी कहती थी, एक बहुत अच्छी लेखिका है, कहती थी कि जो आदमी अपना दुख को, जो अपनी जो पर्सनल बातें हैं, वो अगर अपने पास भी नहीं रख सकता है ना, तो वो आदमी दूसरों से कैसे उम्मीद करता है कि वो बातें वो किसी और को नहीं बताएगा? जो आदमी अपना जो पर्सनल बात है तो वो दूसरों को बताया, आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो वो किसी और को नहीं बताएगा? जब आप अपने आप तक नहीं रख पाए, अगला भी तो नहीं रखेगा ना, वो भी तो इधर उधर शेयर करेगा, फिर मजे लेगा बाद में। तो पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हर एक चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। ठीक है, हर्षचरित, इसके राइटर कौन है? पान भट्ट। याद रखिएगा, सबके राइटर पूछता है। तो हर्षचरित के कौन है? पान भट्ट। इसमें क्या लिखा गया? ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश, यानी कि फैक्ट के बारे में, जो हिस्ट्री का जो पुराना जो डेट वगैरह जो आप देखते हैं, जो भी राजाओं का जो क्रम है, उसके फैक्ट बारे में ये बहुत अच्छी किताब है, इनका बहुत विशेष महत्व है। उसके अलावा कलहन की राज तरंगनी, ये तो बुक का नाम हुआ, और ये राइटर है कलहन, ये बुक है। तो इसमें भी आपको ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचनात्मक तरीके से निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। ये भाषा थोड़ा समझिएगा। ऐतिहासिक तथ्यों का यानी कि जो फैक्ट है, जो हिस्ट्री का जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, उनका विवेचनात्मक तरीके, यानी कि सही से विवेचना के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेलिंग के साथ, आपको निष्पक्ष तरीके से, ना इस तरफ ना इस तरफ, बायस नहीं होना है, बिना बायस हुए आपको स्पष्ट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से क्या किया गया, हिस्ट्री को बताया गया। इसलिए कलहन की राज तरंगिनी बाकी सारी किताबों में सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता है, सबसे ज्यादा। उसके अलावा मुद्रा राक्षस। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, थोड़ा सा हम लोग नीचे भी थोड़ा स्लाइड करके देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, आधुनिक इतिहासकार में सबसे ज्यादा सम्मान इसी का है, कलहन की राज तरंगिनी। उसके अलावा हाँ, मुद्रा राक्षस की बात करते हैं। इसके राइटर कौन है? विशाख दत्त। ठीक है। अच्छा, ये जो आया है इसको ऊपर हट नहीं सकता है क्या यहाँ से? थोड़ा जगह छेक रहा है यहाँ पे। कौन वाला? ये ये शायद नजदीक से हमको नहीं दिख रहा। अच्छा, ये जो व्यू है, अब
हाँ हट गया, चलिए। नज़दीक से जो पढ़ाते हैं ना, आपको तो वहाँ से बहुत शार्प दिखता होगा, लेकिन नज़दीक से हमको थोड़ा सा देखने में मतलब थोड़ा सा ब्लर जैसा फील होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मुद्रा राक्षस में क्या बतलाया गया है? समाज और संस्कृति की झलक बताता है। उस जमाने में हमारा सोसाइटी कैसा था और उसका कल्चर कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसा था, पूरा मुद्रा राक्षस पढ़िए। पहली दफा जब हम भी पढ़े, बोला मुद्रा राक्षस ही कैसा किताब का नाम है, बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, इतिहास के लिए ये किताबें बहुत जरूरी था। अगर ये सारा किताब हमारे पास नहीं होता, शायद हम इतिहास को ठीक से नहीं लिख पाते। फिर वही अंग्रेज कहते कि फिर अंग्रेज तय करते हमारा इतिहास। वो तो अच्छा हुआ हम अपना इतिहास को थोड़ा सा समझे अच्छे से और फिर अपने तरीके से लिखे, ठीक है। उसके अलावा विदेशी विवरण में कुछ और भी राइटर आए थे हमारे पास, जो विदेशों से आए थे हमारे यहाँ रहने के लिए। उसमें मेगास्थनीज थे, और मेगास्थनीज का जो किताब है उसका नाम क्या है? इंडिका। उनके जमाने में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, फाहियान, वेनसांग, आगे चल के इत्सिंग आएंगे, कई सारे पढ़ेंगे सब, चीनी यात्री, अरबी यात्री, सबका पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। उधर हाँ, माल विकाग्नि मित्रम, इसके राइटर कौन है? कालिदास। और इस किताब से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कालिदास है किसके समकालीन थे? तो वो जो पुष्यमित्र शुंग याद है, संस्थापक शुंग वंश के हैं, उनके समकालीन थे। पढ़ेंगे जब शुंग वंश पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। उसके अलावा संगम साहित्य में दक्षिण भारत के राजाओं और राजवंशों का जो चर्चा है, पूरा साउथ इंडिया जितना भी है आपका, वो सब संगम साहित्य में आएगा। आपको लग रहा होगा ये कैसा किताब का नाम होगा, इसका राइटर का नाम क्या है? तो इसका राइटर का कोई एक नाम है ही नहीं, सब मिला के अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखते चला गया और उसको जोड़ते चला गया, तो उसका कोई एक राइटर, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया? संगम साहित्य। मिल बांट करके लोगों ने लिखा है, ठीक है। समय हमारे पास है ना अभी? कितना टाइम हुआ हमारे पास अभी? 10 हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का विदेशी विवरण अगर देखें, तो जो विदेशी राइटर हैं वो जो लिखे हैं उनके बारे में जैसा देखते हैं। देखिए होता क्या है, जब हमारे यहाँ के लोग लिखते हैं इतिहास तो लगता है चलो ठीक है, यहाँ के लोग तो लिख लिए, लेकिन जब कोई आदमी विदेश के लोग हमारे इंडिया के बारे में कुछ बोलता है ना, वो बातें बड़ा प्रामाणिक होता है। और वो बातें प्रामाणिक हो ना हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि विदेश के लोग हमारे बारे में क्या कहते थे। और अभी तो जो जितना सारा हम पढ़े अभी हम लोग, वो सब क्या था, जो अपने ही देश के बारे में जो कह रहे थे। जैसे उसमें चीनी यात्री की बात करें तो फाहियान है, वेनसांग है, इसिंग है, सबका डेट देख रहे हैं ना। इन लोगों के आने का क्रम पूछ लेते हैं एग्जाम में। फाहियान, वेनसांग और इसिंग। हर्षवर्धन और उत्तर भारत के समकालीन राजा के बारे में जानकारी यहीं से मिलता है हमको। उस जमाने का जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के टाइम में हिंसांग आया था, तो राजा हर्षवर्धन का भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा जो अरब से जो लोग आए थे, अरबी यात्री में अल बरूनी, उसके जमाने में वो किसके बारे में चर्चा किया? वो महमूद गजनबी के समकालीन थे। महमूद गजनबी नाम तो सुने होंगे काफी। भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया? बोला ऐसे तो इंडिया का समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए हमको इंडिया का भाषा सीखना पड़ेगा, यहाँ के लिटरेचर को पढ़ेंगे, तब शायद हम सही से बता पाएंगे कि इंडिया का जो हमारा जो कल्चर है वो किस प्रकार का है। हालांकि इन सभी लोगों ने जब इतिहास को लिखा ना, बहुत सारा उसमें त्रुटि भी था, खामी भी बहुत कुछ था। पढ़ेंगे अभी खामी क्या क्या था। अन्य में कौन कौन सा है? एरियस है, टेसियस है, हेरोडोटस है, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इन्होंने किताब लिखी थी हिस्ट्रीज, और उसमें भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध था उसके बारे में भी जानकारी दिया, जो व्यापारिक संबंध था हमारा। और उसके अलावा एक और राइटर थे एरियन। एरियन ने क्या बतलाया कि सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ था, ये जानकारी दिया है। उसके अलावा टोलेमी भौगोलिक निबंध, ज्योग्राफिकल निबंध, मतलब कि भारत के भूगोल के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद एक किताब है भौगोलिक निबंध ही है, उसको बोलते हैं प्रीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन।
ये अज्ञात यूनानी लेखक, कोई नाम उसका नहीं है फेमस, लेकिन इसमें भारत के समुद्री तट के बारे में जानकारी मिलता है। जो हमारा जो ओशियन जो साइड का जो कोस्टल एरियाज है उसके बारे में बताया गया। यूनानी राजदूत में कौन कौन है? मेगास्थनीज था, टेमेकस था और टेनोसियस है। अब यहां तक तो इजिप्ट समझ गए थे हम। सबसे बड़ी बात, ये तो लास्ट अभी है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग ये पढ़ के आज हम लोग खत्म करते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हम लोग देखे अभी, जितना सारा हम लोग अभी किताब के बारे में चर्चा किए, उनका कुछ लिमिटेशन भी है, उसका कुछ सीमा भी है। क्या सीमा है, लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा सीमा ये है कि वो किताबें धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त था। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? मान लेना किसी चीज को, एजम्पशन कर लिए। अब उसमें धर्म की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था। अब जो पुराण की चीजों को अगर हम लेके इतिहास अगर लिखेंगे, इतिहास खराब हो जाएगा हमारा। वो धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त था। उसके अलावा जो कई सारी किताबें लिखी गई थी, उसमें क्षेत्रीयता की भावना थी। क्षेत्रीयता मतलब है कि वो अपने एरिया के बारे में केवल बता रहा है, वो केवल अपने ही जो क्षेत्र है उसकी केवल तारीफ करता है, पूरे इंडिया के बारे में ठीक से नहीं बता रहा है। तो हम पूरा भारत को कैसे समझेंगे? साथ ही घटनाओं और उनके तिथि क्रम के बारे में, जो उसका जो जो क्रम है, जो कालक्रम है, उसमें भी खामी है। इसलिए पुराणों से बहुत सारी राजाओं के बारे में नहीं जानकारी लेते हैं, क्योंकि डेट का जो आगे पीछे का जो इश्यूज है पता ही नहीं चल पाता है। साथ ही साथ जो परवर्ती काल यानी कि बाद के काल में लिखे गए साहित्य से अतीत का जो वर्णन है वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। यानी आने वाले समय में, यानी कि परवर्ती काल यानी कि बाद के काल में जितने सारे किताब थे, अगर वो अतीत के बारे में लिख रहा है तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ खामी रहा होगा, क्योंकि बिना एविडेंस का अगर लिखेंगे तो चीजें खराब होगी। एक चीज ये समझिए, ये शब्द आपको बहुत ज्यादा मिला होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब क्या होता है? लिखा हुआ भी है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करना। ये तो अभी भी हम लोगों का आदत है। जो बात मजा आता है बोलने में, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा लगा के एकदम बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। और जब तक थोड़ा सा मतलब मसालेदार नहीं खबर हो जाए, जैसे भारतीय मीडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसका, इंडियन मीडिया जो कहता है कि पूछता है भारत, जिस हिसाब से खबर देता है ना, तो लोगों का वही रिएक्शन होता है कि थूकता है भारत ऐसे खबरों पे, जिसमें आम जनता को कोई हित ही नहीं दिख रहा है। दिन रात वही राम मंदिर, वही पाकिस्तान, वही मुगलों के बारे में कहानी, फिर वही नेहरू पे बात उठ जाएगा। मतलब कुछ भी सवाल पूछो, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। तो सरकार उससे सवाल पूछेंगे ना, आएगा कांग्रेस का सरकार, उससे भी सवाल पूछा जाएगा अगर बनती है तो। बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ये इतिहास में है। अब सोच लीजिए, जो राजा लोग थे उनके जो राइटर हैं, अगर वो राजा के बारे में कुछ भी लिखेगा, क्या लिखता है? सही सही लिखेगा? बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, अपनी भाषा शैली का जो प्रयोग करेगा, मतलब कि तारीफों का जो वो पुलिंदा बनाएगा जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। राजा से भाई, राजा का जब मूड खुश हुआ, मान ली राजा के लिए कोई कविता लिख दिया कि राजा आप तो इतने सुंदर लगते हो कि चंद्रमा भी आपके सामने जो अगर आ जाए तो वो भी धूमिल हो जाएगा, तारों का रोशनी आपके सामने फीका पड़ जाएगा, आपका मुख का ललाट का जो भाव भंगिमा है इतना सुंदर है कि चांद तारे भी आपके सामने जो फीका पड़ जाएगा। राजा को लगता है बस यही चाहिए था, ऐसा लिखने वाला व्यक्ति चाहिए था। राज दरबार में एकदम ताली पीट पीट कर जो है बहुत खुश है। राजा अपनी सुंदरता का व्याख्यान कर रहा है, राजा का पूरा जो वीरता है, राजा युद्ध करने के लिए गया है, तो बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना है कि राजा एक बार गया युद्ध करने के लिए, बाघ को एक ही बार में मार दिया। कभी बोल देगा कि राजा बाघ को ऐसे मुंह पकड़ के चीर दिया। मेरे तरफ एक कहानी है, हमारा गांव जहाँ पड़ता है, सुल्तानगंज एक जगह है वहाँ पे। तो सुल्तानगंज में, लेकिन उस जगह का नाम हम भूल रहे हैं, स्टेशन के मतलब नज़दीक ही है वो जगह, ठीक है। हम लोगों के यहाँ से सभी लोग जाते हैं वहाँ पे बलि देने के लिए, पशु बलि। मतलब कि जानवर, जो आदमी जानवर रखता है वो जानवरों के लिए, सुरक्षा के लिए बलि देता है, ठीक है। लेकिन नाम कैसे हम भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है हमको जगह का नाम। हाँ हाँ। अब
अब पता है वहां पे क्या बताया गया कि जो भगवान है वहां के, वो भगवान अपने जमाने में कभी जो है, क्योंकि किसान लोगों का जो है खेत में जो है गाय वगैरह चल रहा था, उधर से शेर आ गया। शेर आ गया तो सब लोग जो है शेर को एकदम शेर से मतलब जो चरवाहा लोग था, जो जानवर लोग था, सब परेशान था। अब उससे बचने के लिए क्या किया गया, वो आदमी जाके शेर को पकड़ा और शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका जबड़ा पकड़ के खींच लिया और शेर को मार दिया। और शेर का जो खून जहां जहां गिरा है वहां पे इमली का पेड़ हो गया है, और उसी इमली के पेड़ को लोग वहां पूजते हैं। ये मान्यता है लोगों का। पता नहीं यार, समझ में आती, हमको लगता है भगवान को इमली चढ़ा देता अगर ऐसा था तो। लेकिन नहीं, बलि चढ़ाएंगे। नाम हमको अभी भी याद नहीं आ रहा, बाद में कभी याद आएगा तो बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने थे, काफी है, और पढ़ना है। टाइमिंग 5 बजे से ही रहेगा। हम्म। अभी आपका 2 सब्जेक्ट चल रहा है, आपका हिस्ट्री भी चल रहा है आपका, और पॉलिटी भी चल रहा है। पॉलिटी का भी सेम टाइमिंग होगा। अभी जैसे हम लोग थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगे तो हो सकता है दोनों 1-1 घंटा आपको दे देंगे टाइम। 1 घंटा हिस्ट्री चल जाएगा, 1 घंटा पॉलिटी चल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाए, है ना। नोट्स आपको सब मिलेगा। आपको कल दिखाए भी थे कि नोट्स वगैरह जो हमारे पास, वो आपको प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं, स्पेल वगैरह करके दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आना है लेकर के। ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें अगर लगेगा नोट डाउन करने वाला नोट कर लीजिएगा, वरना छापने से कोई फायदा है नहीं। छापा हुआ तो पूरा किताब है, ज़्यादा मोटा है भी नहीं, बहुत पतला नोट्स है, पूरा आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा उसमें। जब जरूरत पड़ेगा कुछ लिखाने का तो आपको हम लिखवा देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्या बोले।